जय तो भारत बंधुओं। डे 12 के क्लास में हमने विजयनगर एम्पायर और भक्ति एंड सूफी मूवमेंट को देखा, भक्ति और सूफी आंदोलन को देखा। इसके बाद फिर हम मुगल साम्राज्य की ओर बढ़ेंगे। हम देख चुके थे कि इब्राहिम लोदी के पंजाब के एक सरदार दौलत खान लोदी और उसके चाचा आलम खान लोदी के आमंत्रण पर बाबर आता है काबुल से और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा देता है और मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। पानीपत की प्रथम लड़ाई में, जो कि 1526 में हुआ है, 21 अप्रैल 1526 बहुत महत्वपूर्ण है तिथि। 21 अप्रैल 1526 पानीपत की प्रथम लड़ाई। इसमें किस नीति का प्रयोग किया था? तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था, तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था बाबर, और तोप खान का प्रयोग किया था। तोप खाना यही लेकर सबसे पहले आया था। तुलगमा युद्ध पद्धति, तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। एक ऐसी पद्धति थी, इसमें क्या किया जाता था, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेना है, यहाँ पर ये दुश्मन की सेना है और यहाँ पर ये बाबर की सेना है, ये इब्राहिम लोदी की सेना है, ये बाबर की सेना है। ऐसी ऐसी कई टुकड़ियाँ हैं। इन छोटी छोटी टुकड़ियों को 3 टुकड़ियों में बांटा जाता था। 3 टुकड़ियों में बांटा जाता था। ये एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक बीच का। ये टुकड़ी एक दाएं से जाती थी और जाते जाते यहाँ तक पहुँच जाती थी। इस टुकड़ी का आधा हिस्सा इधर रहता था पीछे और आधा हिस्सा इस सेना के आगे। बाएं से एक टुकड़ी जाती थी, ये भी ऐसे जाते जाते यहाँ तक पहुँच जाती थी और इसका आधा हिस्सा पीछे सेना के और आधा हिस्सा आगे दुश्मन सेना के। फिर ये जो बीच का होता था, ये बीच का ये पीछे पीछे रहता था। ये दोनों सेनाएं जब मध्य में जाती थी सेना की, दाएं और बाएं से, तो ये आधे हिस्से में फिर बढ़ जाती थी और ये हिस्सा इधर चला आता था, इधर पीछे से घेर लेता था, ये इधर से घेर लेता था, ये इधर से और ये इधर से, और जो बीच में ये स्थान बच जाता था, ये जो पीछे सेना रहती है, बीच के टुकड़ी, ये जाकर यहाँ पर घेर लेती है और एक साथ ये पीछे से, आगे से, सामने से आक्रमण कर देते हैं और सेना इस तरह, शत्रु सेना चारों तरफ से घिर जाती है। पहले 3 टुकड़ियों में बांटा जाता है। दाएं से एक टुकड़ी जाती है, बाएं से एक टुकड़ी जाती है, एक पीछे रहती है बीच वाली टुकड़ी, और बाद में एक ही साथ पीछे से, आगे से और सामने से ये शत्रु सेना को घेर लेते थे। इस प्रकार की तुलगमा युद्ध पद्धति थी और तोपखानों का प्रयोग किया था इस युद्ध में। सबसे पहले तोपखानों का प्रयोग इसमें हुआ था। ठीक, इसमें इब्राहिम लोदी हार गया। इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जो कि युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था। बाकी सब तो ऐसे ही मर गया सब अपने में। तो 1526 में इसके बाद बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। हम पहले भी बता चुके हैं, तैमूरलंग का वंशज, 5वां वंशज था बाबर। मंगोल शासक था तैमूरलंग। मंगोल शासक ही चंगेज खां भी था। ये मंगोल जो है, हमने कहा मंगोल से ही मुगल आया है। मोंगल बना, फिर मुंगल बना, फिर मुगल बना। ये मुगल जो बना, ये मुगल फारसी शब्द है। मंगोल को फारसी में मुंगल कहा जाता है, मंगोल को फारसी में मुगल कहा जाता है, फारसी में मुगल कहा जाता है। इसलिए इनके वंश का नाम मुगल वंश पड़ा, मुगल साम्राज्य पड़ा। अब इससे अनुमान लग गया होगा, जब फारसी शब्द के नाम पर इनके वंश का नाम आगे साम्राज्य का नाम चल रहा है, इसका मतलब इनकी राजभाषा फारसी होगी। राजभाषा इनकी क्या थी? फारसी थी। राजभाषा फारसी थी। ठीक, देखिए 1483 में बाबर का जन्म होता है। 14 फरवरी 1483 में ट्रांस अक्सियाना नाम का प्रांत है, उसमें फरगना नाम का एक रियासत है। उस रियासत के आमिर माने सरदार अमर सिख मिर्जा का पुत्र बाबर, अमर सिख मिर्जा और माता कुतलुग निगार। इसके 4 पुत्र होते हैं, 4 पुत्र। चारों पुत्रों का नाम,
एक हुमायूं होता है, एक कामरान होता है, एक अस्करी होता है, एक हिंदाल होता है। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये चार इसके पुत्र। ये अपने पुत्र हुमायूं से कहता है कि कभी आपस में मत लड़ना तुम भाई, इसलिए हुमायूं अपने राज्य को बराबर बराबर अपने तीनों भाइयों में बांट देता है, खुद एक हिस्सा लेता है, 4 भागों में बांटता है और लड़ाई झगड़ा नहीं करता है राज्य के लिए, क्योंकि बाबर बोल के गया रहता है हुमायूं से। आगे हम देखेंगे। तो 4 पुत्र थे बाबर के। इसमें अब इसका जो 5वां सैन्य अभियान था, उस 5वें सैन्य अभियान में इसने भारत को जीता। तो भारत को किस सैन्य अभियान में जीता बाबर ने? 5वां सैन्य अभियान, 5वां सैन्य अभियान, भारत विजय, भारत विजय। ठीक। अब जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना तो हो गई। इसके बाद भी बाबर ने कुछ लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें पानीपत के बाद आता है सबसे प्रसिद्ध खानवा का युद्ध, 16 मार्च 1527, 16 मार्च 1527, 16 मार्च 1527। राणा सांगा से युद्ध होता है। राणा सांगा जो महाराणा संग्राम सिंह जिनका वास्तविक नाम रहता है, महाराणा संग्राम सिंह, राणा सांगा परमवीर। युद्ध में इनका एक पैर कट गया, एक हाथ कट गया, एक आंख में तीर चला लग गया तो आंख भी फूट गया। इनके शरीर पे 80 घाव हो गए थे, फिर भी ये लड़ रहे थे। पैर कट गया फिर भी लड़ रहे थे, बाँह कट गया फिर भी लड़ रहे थे, आंख में तीर लग गया, आंख फूट गया फिर भी लड़ रहे हैं। 80 घाव, 80 जगह तीर भाले लगे, 80 घाव शरीर में थे, फिर भी लड़ रहे थे। ये जीत भी जाते हैं, लेकिन इनका जो सेनापति एक था लोधी, सेनापति लोधी, उसने विश्वासघात कर दिया। बाबर ने उसे लालच देकर अपने ओर कर लिया और सेनापति लोधी अपनी सेना को लेकर चला गया बाबर के साथ। युद्ध में लड़ते लड़ते एक समय ये अचेत हो गए थे, 80 घाव भाई शरीर पे। तो अचेत हो गए तो सेना ने राणा सांगा को सुरक्षित एक स्थान पर ले गए, सेना ले गई, सेना की एक टुकड़ी सुरक्षित स्थान पर ले गई। बाकी सेना भी युद्ध कर रही है, सुरक्षित स्थान पर इन्हें ले जाया गया। जब अचेत देखा गया तो होश आया इन्होंने कहा कि मैं वापस जाऊंगा नहीं चित्तौड़ में वापस जाऊंगा नहीं जब तक हरा नहीं दूंगा बाबर को। युद्ध होगा, लेकिन इनके कुछ सामंत युद्ध नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे पराजय निश्चित है। लोधी मिल गया है बाबर से, पराजय निश्चित है, राणा भी बहुत पूरी तरह से जख्मी हो चुके हैं। तो जो सामंत युद्ध नहीं चाहते थे, उन्होंने कहा जाता है कि राणा सांगा को जहर दे दिया, और ऐसा विष दिया था जो धीरे धीरे असर करे। जहर देने के बाद भी, जहर दे दिया शरबत में मिला के, बाद में ये थोड़े होश में आए तो फिर घोड़े पर सवार हुए और युद्ध करने को चले गए। युद्ध में इनका सर कट गया, लेकिन उसके बाद भी 33 मिनट तक इनका धड़ युद्ध करता रहा। धड़ ऐसे ही घोड़ा कहा जाता है। इनका सर जो था वो भीलवाड़ा में गिरा था, भीलवाड़ा में इनका सर गिरा था, और वहाँ से 18 किलोमीटर दूर चावंडिया में इनका धड़ गिरा। वहाँ तक घोड़े को दौड़ाते रहें और लड़ाई लड़ते रहें। तो सर कटने के बाद धड़ भी इनका युद्ध किया, वैसे ही जैसे वो गोरा बादल का आपने सुना कि राणा के सकुशल लौटने तक गोरा नहीं मरेगा और एक पहर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा, और वैसा हुआ भी। बाहरे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा और किया जफर परवार जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा। धड़ ने निर्जीव कर दिया मोहम्मद जफर को, सेनापति को। यहाँ भी धड़ युद्ध कर रहा है, वहाँ भी धड़ युद्ध किया। तो ये राणा सांगा की वीरता, 80 घाव लगने के बाद भी, लेकिन मृत्यु होनी तो उनकी निश्चित थी। ये उनकी मृत्यु हो गई, जहर दे दिया था सामंतों ने। तो ये खानवा का युद्ध था, खानवा का युद्ध था, खानवा का युद्ध प्रसिद्ध है। 16 मार्च 1527 को लड़ा गया खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध के बाद चंदेरी का युद्ध लड़ा मेदिनी राय के साथ, मेदिनी राय के साथ चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध कब लड़ा? 1527 में ही चंदेरी का युद्ध लड़ा, 1527 में
चंदेरी का युद्ध लड़ा और चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया, मेदिनी राय को हराया। ठीक, इसके बाद चौथा इनका युद्ध 1529 में घाघरा का युद्ध, घाघरा, इसमें महमूद लोदी को हराया। घाघरा 1529 घाघरा, घाघरा महमूद लोदी को हराया, महमूद लोदी। ठीक, ये युद्ध थे। अब आगे क्या है कि तुजुक-ए-बाबरी नाम का, ये नाम से तुर्की भाषा में पुस्तक लिखता है बाबर, जिसका हिंदी अनुवाद बाबर होता है। आत्मकथा इसकी होती है तुजुक-ए-बाबरी, पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तुजुक-ए-बाबरी ये तुर्की भाषा में है और इसी का हिंदी अनुवाद बाबर नामा। ठीक, अब 1530 में आगरा में मृत्यु हो गई, आगरा में 1530 में मृत्यु हो गई बाबर की, आगरा में मृत्यु हो गई। इसका जो मकबरा है वो काबुल में है, काबुल में इसको दफनाया गया, काबुल में दफनाया गया, काबुल में दफनाया गया। ठीक, तो बाबर तो चला गया, बाबर का बेटा हुमायूं आता है। तो हुमायूं के बारे में हम चर्चा करते हैं, फिर पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो इसको मिटाते हैं और हुमायूं को देखते हैं। हुमायूं को देखते हैं। देखिए, हुमायूं दिसंबर 1530 में बाबर के मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठता है। हुमायूं अपने भाइयों में राज्य को बांट देता है, बराबर बराबर राज्य को भाइयों में बांट देता है, क्योंकि कहा था बाबर ने कुछ भी हो जाए भाइयों से युद्ध मत करना, भाइयों से लड़ना नहीं, भाइयों में बांट देता है। ठीक, भाइयों में बांटा राज्य को हुमायूं ने। 1531 में पहला युद्ध लड़ा कालिंजर का, कालिंजर का युद्ध लड़ा, पहला युद्ध हुमायूं 1531 में। कालिंजर, इसमें कालिंजर के शासक रुद्र प्रताप देव, कौन? प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव को हरा दिया। लेकिन इसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध हुआ। हुमायूं चौसा का युद्ध हार गया। किससे लड़ा था? इसमें नाम बड़ा ही प्रसिद्ध नाम है, शेर शाह सूरी। नाम आपने सुना होगा, यह अफगान था, शेर शाह सूरी, जिसने सूरी वंश की स्थापना की, द्वितीय अफगान वंश, क्योंकि पहला अफगान वंश लोधी वंश था, पहला अफगान वंश, ये द्वितीय अफगान वंश रहा, सूरी वंश। चौसा के युद्ध में 1539 में हार गया शेर शाह सूरी से। इससे शेर शाह सूरी से, शेर शाह सूरी से, इसी को शेर खान भी कहा जाता था, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी को ही शेर खान कहा जाता था। वो मगधिया फिल्म में नहीं देते हैं, शेर खान रहता है, शेर शाह सूरी। ठीक, एक निजाम नामक चिश्ती ने इसकी जान बचाई, हुमायूं की। निजाम नाम का एक चिश्ती था, ये जान बचा लेता है। फिर युद्ध लड़ता है 1540 में शेर शाह सूरी से, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। इसमें फिर से हार जाता है, फिर हार जाता है शेर शाह सूरी से, और इसे मजबूरन भागना पड़ता है, ईरान भाग जाता है और 15 वर्ष निर्वासन काल अपना बिताता है, ईरान भाग जाता है, 15 वर्ष तक वहाँ रहता है।
15 वर्ष तक वहाँ रहता है। और उसी समय मीर अली की बेटी हमीदा बानो से विवाह कर लेता है, उसी अपने निर्वासन काल में। मीर अली की बेटी, जहाँ पर शरण लिया रहता है वहीं उसी के घर, मीर अली की बेटी हमीदा बानो से विवाह कर लेता है। इसी हमीदा बानो से पुत्र होता है अकबर। हमीदा बानो, ठीक, हमीदा बानो से विवाह कर लेता है। अब शेर शाह सूरी आ जाता है, सूरी वंश की स्थापना कर देता है। 5 साल तक शेर शाह सूरी रहता है। 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है एक विस्फोट की वजह से, आगे हम पढ़ेंगे। किले में विस्फोट हो जाता है। तो इसके बाद जो शासक आते हैं उतने योग्य होते नहीं हैं। अंतिम शासक जो आदिल शाह रहता है, आदिल शाह सूरी, उसको ये हुमायूं अच्छा मौका देखकर आक्रमण फिर करता है कि अब तो शेर शाह सूरी रहा नहीं, ये शासक योग्य शासक है नहीं, अब आक्रमण करते। आक्रमण किया और जीत गया, अपना खोया हुआ राजपाट वापस पा गया। 1555 में युद्ध किया। उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? सरहिंद का युद्ध। तो सरहिंद के युद्ध में अफगानों को इसने हरा दिया। अफगान ही न थे, द्वितीय अफगान शासक थे, पहले लोदी अफगान, उसके बाद से ये सूरी अफगान। तो सरहिंद के युद्ध में अफगानों को हरा दिया, आदिल शाह सूरी को हरा दिया, अफगान हार गए और पुनः अपने गद्दी पर बैठा ये। तो इसका कालखंड ऐसे रहा, एक पहले 1530 से 1540 तक, और फिर 1555 में आता है। लेकिन 1556 में एक दीन पनाह नाम का एक पुस्तकालय बनवाया जाता है, उसी की सीढ़ियों से गिरने पर इसकी मौत हो जाती है। 15 साल राजपाट पाता भी है, तो 1 वर्ष में ही ये इसकी मृत्यु हो जाती है। 1556 में ये पुस्तकालय बनवाया जाता है, दीन पनाह, लड़खड़ा जाता है उसकी सीढ़ियों पर और सीढ़ियों से गिरने से उसकी मौत हो जाती है। सीढ़ियों पे गिरने से, सीढ़ियों से गिरने से इसकी मौत हो जाती है। और इसीलिए लेनपुल नाम का एक लेखक, एक इतिहासकार कहता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही इसके जीवन का अंत भी हो गया। ये कौन कहता है? लेनपुल, कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही अपने जान दे दी। लड़खड़ा ही रहा। 1530 में आया, कैसे भी करके 39-40 तक खींचा, हार गया, फिर वापस उठ के आया 1555 में, फिर 1 वर्ष में चला गया। लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही रहा जीवन भर और लड़खड़ाते ही अपनी जान दे दी। किसने कहा? लेनपुल ने कहा था। लेनपुल ने कहा था, लेनपुल ने, ठीक। हुमायूं जीवन भर, आप लिख लीजिएगा स्टेटमेंट, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते ही अपनी जान दे दी, ठीक। तो इसकी एक सौतेली, अच्छा इसका मकबरा कहाँ है? दिल्ली में ही है। इसका मकबरा दिल्ली में ही है। मकबरा कहाँ है? दिल्ली में ही है। इसकी एक सौतेली बहन रहती है, सौतेली बहन इसकी रहती है, नाम गुलबदन बेगम। तो गुलबदन जो रहती है बेगम, इसकी सौतेली बहन, वो हुमायूं नामा की रचना करती है। हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूं की सौतेली बहन रहती है, ठीक। इतनी सारी बातें हुमायूं के बारे में। इससे अधिक, हाँ, ये ज्योतिष पर बड़ा विश्वास रखता है, इसीलिए 7 दिन 7 तरह रंग के, अलग अलग रंग के कपड़े पहनता है दिन के अनुसार। तो ज्योतिष पे इसका विश्वास रहता है, ज्योतिष में इसका विश्वास रहता है, इसलिए 7 अलग अलग दिन 7 रंग के कपड़े, अलग अलग रंग के कपड़े ये दिन के हिसाब से पहनता है, ठीक। ये रही हुमायूं की कथा। अब इसके बाद हम देखें, शेर शाह सूरी ने जब 1540 में पराजित किया तो 1555 तक सूरी वंश रहा। तो सूरी वंश में कैसा रहा भारत, क्या हुआ भारत में? तो 1540 से 1555 सूरी वंश, सूरी वंश ये द्वितीय अफगान वंश था।
द्वितीय अफगान वंश था ये, सूरी वंश। ठीक, शेरशाह सूरी संस्थापक, शेरशाह सूरी संस्थापक। अब इसमें शेरशाह सूरी के बचपन का नाम पूछ लेता है, तो उसके बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। क्या था? फरीद। इसे शेर खां के नाम से भी जाना जाता था। अच्छा, जो शेर खां नाम था इसका, ये उपाधि किसने दी थी? तो बिहार के एक सूबेदार था, बिहार के एक सूबेदार, नाम था बहार खां लोहानी, बहार खां लोहानी। तो बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी, शेर खां की उपाधि किसने दी? बहार खां लोदी, बहार खां लोदी। ये बिहार का सूबेदार था, बिहार का सूबेदार था, बिहार में सूबेदार था एक। ठीक, शेर खां की उपाधि दी। ठीक, अब जो इसे भारत का शेर कहा जाता था, क्यों? क्योंकि ये बाघों का शिकार करता था, निहत्थे अकेले बाघों का शिकार कर लेता था, इसलिए भारत का शेर कहा जाता था, बाघों का शिकार करता था। बाघों का शिकार करने के लिए इसे जाना जाता था, शेरशाह सूरी को। ठीक, अब आगे और क्या है शेरशाह सूरी के बारे में? रुपया इसने जारी किया था, लेकिन रुपया वो आज का रुपया नहीं है। रुपया मैंने करेंसी तो वही है रुपया, लेकिन आज के जैसा सिक्का नहीं होता था उस समय। उस समय के जो सिक्के होते थे, रुपया सबसे पहले इसी ने जारी किया, शेरशाह सूरी ने। लेकिन उस समय के जो सिक्के होते थे, चांदी का या तो होता था या तो तांबा का होता था। चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था और तांबे के सिक्के को शुद्ध चांदी का सिक्का और शुद्ध तांबे का सिक्का, शुद्ध तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दाम। शुद्ध चांदी के सिक्के को रुपया, शुद्ध चांदी के सिक्के, शुद्ध तांबे के सिक्के को दाम। ये था। इसने क्या किया था? पाटलिपुत्र जो शहर था, जिसको पहले अजातशत्रु ने जिस पाटलिग्राम किले को बनवाया और उसी को उदयन ने पाटलिपुत्र नाम से उसे बसाया, उसे अपनी राजधानी बनाई। मगध का प्राचीन वो राजधानी पाटलिपुत्र। सबसे पहले तो राजगृह था, हमने पढ़ा पहले राजगृह था, फिर पाटलिपुत्र हुआ, फिर वैशाली हुआ, फिर पाटलिपुत्र हुआ, उसके बाद पाटलिपुत्र ही रहा। तो पाटलिपुत्र मगध की राजधानी, उसका पुनर्निर्माण करवाया और उसका नाम पटना रखा, जो आज का नाम पटना है, उसे शासुरी ने नाम दिया। पुनर्निर्माण करवाया पाटलिपुत्र का, पाटलिपुत्र का पुनर्निर्माण करवाया और क्या नाम दिया? पटना, पटना नाम दिया। ठीक, पाटलिपुत्र का नाम पटना हो गया। शेरशाह सूरी ने किया। ठीक है, अब जो है एक पूछता है ग्रांड ट्रक रोड, जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड, ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ग्रांड ट्रक रोड, ग्रांड ट्रक रोड, इसको शॉर्ट फॉर्म में जीटी रोड बोला जाता है। चटगांव से ये चला, चटगांव से ये बना, सिंध को बांग्लादेश से जोड़ता था। आज के समय में भी बांग्लादेश से काबुल तक ये रोड मौजूद है। तो ये जीटी रोड किसने बनवाया? ये शेरशाह सूरी ने बनवाया। तो प्रश्न पूछ लगा जीटी रोड कौन बनवाया? शेरशाह सूरी। ठीक, अब इसमें और क्या है? और ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, इसकी मृत्यु कैसे हुई? तो चंदेल राजपूतों के साथ युद्ध करते हुए कालिंजर किले में एक विस्फोट हुआ, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। कालिंजर किले में विस्फोट हुआ। किससे युद्ध कर रहा था? चंदेल, चंदेल राजपूतों से युद्ध कर रहा था, ठहरा हुआ था, विश्राम कर रहा था कालिंजर के किले में। कालिंजर का किला, मध्य प्रदेश में कालिंजर का किला, इस किले में एक विस्फोट हुआ। उन्ना यंत्र से शायद ये हुआ था विस्फोट, बारूद में विस्फोट हुआ, विस्फोट हुआ और इस विस्फोट की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, शेरशाह सूरी की। तो शेरशाह सूरी चला गया। अब इसके बाद हाँ, ये बात है कि एक बात हम भूल गए, जो हमने बताया था आपको, वो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना की। तो मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के समय में ही था।
तो शेर शाह सूरी के समय में ही पद्मावत की रचना इसमें किया। प्रश्न पूछता है मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी। इसके मरने के बाद 6 शासक और आए, लेकिन 6 के 6 नालायक थे, उतने योग्य शासक थे नहीं। अंतिम शासक जो था, यानी 7वां जो शासक था, इसके बाद 6 थे तो मैंने 7 था, तो 7वां जो शासक था उसका नाम था आदिल शाह सूरी। और आदिल शाह सूरी को ही 1555 में हरा देता है सरहिंद की लड़ाई में हुमायूं, और फिर से अपना खोया हुआ राजपाट वापस पा लेता है। तो अंतिम शासक कौन था? तो आदिल शाह सूरी, इसी को 1555 में हरा देता है हुमायूं सरहिंद की लड़ाई में। ठीक, तो ये रहा सूरी वंश। और सूरी वंश के बाद हम अकबर को पढ़ेंगे, जो हुमायूं का बेटा अकबर। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो इसको मिटा दें और आगे आज की क्लास का अंतिम हमारी चर्चा का केंद्र जो होगा वो अकबर को देखने के बाद हम आज की क्लास को विराम देंगे, और एक आखिरी लेक्चर इसके बाद हम लेंगे डे 14 का, जिसमें हम पूरा मुगल साम्राज्य में जो कुछ भी बचा रहेगा उसको देखेंगे, और उसके बाद मराठा एम्पायर भी कुछ समय उस पर भी चर्चा हम करेंगे। तो पहले ये अकबर देखिए। अकबर सब मुस्लिम शासकों में सबसे खूबसूरत शासक ये रहता है अकबर, और एक भी अक्षर पढ़ा लिखा नहीं रहता है, फिर भी सबसे होशियार भी रहता है, क्योंकि एक पुस्तकालय में ये विद्वानों को रखता है, वो विद्वान इसे पुस्तक पढ़कर सुनाते हैं, और ये कहा जाता है कि 2-3 हज़ार पुस्तकें इसे सुन लिया था। इतना ज्ञान हो गया था इसके पास, बहुत होशियार था, बहुत बढ़िया से शासन को चलाता था। तो अकबर का जन्म जो हुआ था वो अमरकोटा में हुआ था, सिंध में जो है पाकिस्तान यानी। तो अकबर का कब हुआ था जन्म? 15 अक्टूबर 1542 में। 15 अक्टूबर 1542 में 15 अक्टूबर 1542 में जन्म हुआ। हमीदा बानो, वही अमीर अली के बेटी से जिससे विवाह किया था हुमायूं। हमीदा बानो ईरान में जब निर्वासन काल में था 15 वर्ष, तो हमीदा बानो से विवाह किया, उसी हमीदा बानो से जो उत्पन्न हुआ कौन? अकबर। तो अकबर का जन्म अमरकोटा कहाँ है? सिंध में है, यानी कि पाकिस्तान। ठीक, तो सिंध के अमरकोटा में, यानी कि वर्तमान पाक में, पाकिस्तान में इसका जन्म हुआ। 1556 में इसका राज्याभिषेक हो गया। 14 फरवरी 1556 में इसका राज्याभिषेक हुआ। कितने उम्र का था ये? जोड़ लीजिए, 13 वर्ष 4 महीने का था। 13 वर्ष 4 महीने का था ये। years and 4 months, 13 वर्ष और 4 महीने का था अकबर, तब इसका राज्याभिषेक हुआ। जब ये 4 वर्ष का था तभी से इसके संरक्षक थे बैरम खां इसके संरक्षक थे। ठीक है, तो 4 वर्ष का था तभी से बैरम खां संरक्षक थे। राजगद्दी पर बैठने के बाद भी 1556 में जो सम्राट हेमू से युद्ध हुआ, उसका भी नेतृत्व बैरम खान ने ही किया था अकबर के लिए। तो 5 नवंबर 1556 में सम्राट हेमू से युद्ध हुआ। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत का दूसरा लड़ाई, ये बड़ा महत्वपूर्ण। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ महत्वपूर्ण है। पहला आप देख लिए पानीपत फर्स्ट 1526 में बाबर से जो इब्राहिम लोदी लड़ा, जिसके बाद मुगल साम्राज्य आए। दूसरा सम्राट हेमू से पानीपत की दूसरी लड़ाई सम्राट हेमू और बैरम खां के बीच में।
अकबर का प्रतिनिधित्व करते हुए बैरम खान ने सम्राट हेमू को हराया। हेमू सम्राट भी बड़े महान शासक, हिंदू शासक, अंतिम उतने बड़े स्तर पे बड़े महान थे। इनके बारे में भी आप गूगल पर सर्च करके कभी देख लीजिएगा, समय होता तो आपको इनकी भी गाथा सुनाते हैं हम। तो बैरम खान हेमू सम्राट को हराए पानीपत की दूसरी लड़ाई में, ठीक, 1556 5 नवंबर, बैरम खान, ठीक। बैरम खान को उपाधि देता है अकबर खान ए खाना। बैरम खान को क्या उपाधि देता है? खान ए खाना, खान ए खाना। एक और उपाधि देता है तानसेन को। तानसेन आप जानते ही हैं तानसेन के विषय में। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। तानसेन को उपाधि देता है कंठाभरण विलास। कंठाभरण विलास, ठीक। कंठाभरण विलास की उपाधि किसको देता है अकबर? तानसेन को। तानसेन का वास्तविक नाम, पुराना नाम रामतनु पांडे। ये रामतनु पांडे थे, ठीक, ब्राह्मण थे, रामतनु पांडे, कंठाभरण विलास। इसके बाद है आपका, जब गुजरात को ये जीत लेता है तो गुजरात को जीतने के बाद उसकी खुशी में, गुजरात को जीतने के बाद, गुजरात विजय के बाद ये बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में बनवाता है। बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, ठीक, फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी में, यही फतेहपुर सिकरी में ही यही केंद्र था वो सलीम चिश्ती का, जो अंतिम चिश्ती सिलसिले के संत थे, सूफी संत, और उन्हीं के पास जाता है अकबर मिलने। बेटे की मन्नत मांगता है तो सलीम होता है, जो लड़का होता है उसका नाम ये सलीम चिश्ती के नाम पर ही रखते हैं, सलीम। तो फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी में ही दानू दयाल को बुलवाते हैं, जो दानू दयाल जो कबीर के अनुयायी, कबीर के शिष्य थे। कबीर रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। सब आपको बता चुके हैं भक्ति मूवमेंट में हम। तो फतेहपुर सिकरी में ही बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाता है गुजरात विजय के बाद, ठीक। इसके बाद एक युद्ध प्रसिद्ध है हल्दी घाटी का। आप सब इसके विषय में जानते ही हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? ये 1576 में, याद रखिएगा, 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर का ये युद्ध। महाराणा प्रताप के विषय में हम क्या व्याख्या करें, हम में इतना सामर्थ्य है भी नहीं। अगर समय होता तो व्याख्या करते भी। आप सब जानते हैं महाराणा प्रताप को इसमें भले बोले कि ये हल्दी घाटी के युद्ध में हार गए, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। अगर हारे भी तो ये हार कर भी जीत गए और अकबर जीत कर भी हार गया, ठीक। तो ये हल्दी घाटी 1576। इसके बाद आपका और कोई उतना मुख्य युद्ध तो नहीं है। अबुल फजल जो होता है, अबुल फजल के नवरत्नों में से एक अबुल फजल ये लिखता है अकबरनामा और अकबरनामा के बाद और लिखता है आईने अकबरी, ठीक, आईने अकबरी। इसका राज कवि अकबर किसमें में होता है? फैजी जो होता है ये महाभारत का फारसी अनुवाद लिखता है, फारसी अनुवाद करता है, फारस में अनुवाद, फारस भाषा में करता है फारसी अनुवाद। उसका नाम क्या होता है? रज्मनामा। क्या नाम होता है? रज्मनामा। तो महाभारत का फारसी अनुवाद, उसका नाम रज्मनामा। महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम रज्मनामा, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद 1556 में ये बैठता है गद्दी पर। 1562 में ये क्या करता है कि दास प्रथा का अंत कर देता है। देखिए 1562 में 6 वर्ष बाद दास प्रथा का अंत कर देता है। 19 वर्ष की अवस्था इसकी रहती है उस समय, और उसमें इतना बड़ा निर्णय लेता है, दास प्रथा का अंत कर देता है, ठीक, 1562 में। इसके ठीक 1 वर्ष बाद 1563 में, जब ये 20 वर्ष का रहता है, तो 1563 में
ये तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था पहले उसको समाप्त कर देता है, तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर देता है। ठीक, कर समाप्त कर देता है 1563 में। इसके बाद इसका बड़ा काम होता है 1571 में। 1571 में ये जजिया कर को समाप्त कर देता है। जो जजिया कर पहले लगता था, जजिया कर क्या होता है हम कई बार बता चुके हैं इससे पहले। जिस क्षेत्र में मुस्लिम लोग रहते हैं उसके अलावा और कोई अगर रहता है तो उसको वहाँ पर रहने के लिए कर देना पड़ता था, अपने वहाँ पर रहकर अपने धर्म का पालन करने के लिए कर देना पड़ता था, उसको जजिया कर कहा जाता था। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले इसको लेकर आया था, सिंध में लगाया था। लेकिन ये जजिया कर पहले ब्राह्मणों पर नहीं लगता था। सिकंदर लोदी आया तो ब्राह्मणों पर भी लगा दिया जजिया कर, लेकिन अकबर आया तो सब पर से जजिया कर हटा दिया, जजिया कर अब लगेगा ही नहीं। 1571 में जजिया कर को ख़त्म कर दिया, तीर्थ यात्रा पर भी कर ख़त्म कर दिया, जजिया कर भी ख़त्म कर दिया, दास प्रथा भी ख़त्म कर दिया। इसके बाद 1575 में इबादत खाना का निर्माण करवाता है। 1575 में इबादत खाना क्या होता है? इबादत खाना यहाँ पर आकर सभी धर्मों के लोग आकर यहाँ पर अपने धर्म के विषय में चर्चा कर सकते हैं, वाद विवाद अपना कर सकते हैं, अपने धर्म की व्याख्या सब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, सभी धर्म के लोग, कोई भेदभाव नहीं। इबादत खाना। फिर 1582 में ये अपना एक धर्म लेकर आता है जिसका नाम दिन इलाही, दिन इलाही। ठीक, दिन इलाही में क्या होता है? ऐसा कहा जाता है कि इसको कबूल करने के बाद, इसको अपनाने के बाद, इसको समझने के बाद, इसको जानने के बाद ऊंच नीच का भाव मिट जाता है, ऊंच नीच जैसा कुछ होता नहीं है, समानता का भाव अंदर आ जाता है। ऐसी सब बातें हैं दिन इलाही में। लेकिन इसको अपनाने वाले एकमात्र हिंदू का नाम बीरबल था। जो बीरबल, इसके खासम खास आप जानते हैं अकबर के, खासम खास अकबर बीरबल नाम से सीरियल चल गया सब। तो कितनी कहावतें भी मशहूर हैं, कितनी कहानियाँ भी मशहूर हैं अकबर बीरबल के नाम से। तो 1582 में दिन इलाही आया, इसको एकमात्र अपनाने वाले हिंदू का नाम बीरबल था। बीरबल का वैसे वास्तविक नाम महेश दास था। महेश दास, क्या नाम था? महेश दास। ठीक, तो ये सब बातें रहीं। जो युद्ध में जीते हुए जो मुख्य राज्य होते हैं अकबर के, उनमें है आपका मालवा है, रणथंभौर है, आपका ये चुनार है, बंगाल है, गुजरात है, मेवाड़ है, ये सब, कालिंजर है। तो ये सब जगह हैं जिसको ये जीता रहता है। इसको भी लिख लीजिए, मालवा, चुनार, रणथंभौर, गुजरात, बंगाल, मेवाड़, कालिंजर, ये सब। ठीक, ये सब राज्य होते हैं जो इसने जीते होते हैं। तो इतनी बातें रही। मेवाड़ नहीं, मारवाड़। हाँ, तो इन सब राज्यों को ये जीता रहता है। यहाँ पर हम विराम देते हैं। आगे एक और लेक्चर लेंगे और मेडिवल हिस्ट्री पूरा ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए जय तो भारतम, जय तो भारतस्य संस्कृते, जय श्री राम।